वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गौंड जनजातियां। तो ये जो गौंड जनजातियां होती थी ये किस तरह से हमारे भारत में पनप आई। जैसे ब्राह्मण हुआ करते थे जो, तो वो पूजा पाठ किया करते थे। वो और जो लोग उनके पूजा पाठों में आस्था रखा करते थे, उन्हें उनके उनके कर्म कांडों को माना करते थे, उनके आदेश का पालन किया करते थे, उन्हें तो वो लोग जाति का दर्जा देते थे। और जो इसका विरोध किया करते थे, जो नहीं मानते थे, उनको वो लोग जनजातीय का दर्जा दिया करते थे। तो उसी प्रकार तो वो जनजातियां जो हुआ करती थी वो जंगलों में रह करके अपना भोजन संग्रह उन पेड़ों के द्वारा, उनकी जड़ों के द्वारा, नदियों नदियों से पशुओं का शिकार करके इस तरह से वो अपना जो है पालन किया करती थी। तो इस तरह से गोंड ये भी एक जनजाति है जो कि गोंडवाना नामक वन प्रदेश में रहा करती है। और ये गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कहलाती है। सॉरी, ये हमारे भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है और ये कहाँ पर रहती है? मध्य प्रदेश में। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है और पहली बड़ी जनजाति तो भील जनजाति है जो जो कि राजस्थान में रहा करती है। अभी ये मध्य प्रदेश में रहते हैं। लेकिन अगर हम गौंड समूह से देखा जाए तो समूहों में सबसे बड़ी जाति गौंड ही कहलाती है। और वैसे देखा जाए तो दूसरी जनजाति है और समूह के नजरिए से देखा जाए तो ये पहली जनजाति कहलाती है। अब ये गौंड वध का उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये जो गौंड वध है इसकी उत्पत्ति तेलुगु तेलुगु वर्ड है एक कौंड। इस कौंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौंड का मीन्स होता है पर्वत या पहाड़। पर्वत या पहाड़ होता है। और जो यहाँ पर रहते थे लोग वो अपने आप को कायतोर कहलाते थे। अब ये कायतोर किन्हें कहते हैं? जो पर्वतों पे रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, यानी पर्वतवासी। इन्हें पर्वत प्रवासी भी कहा जाता है। अपने आप को कोयतुर कहलाते थे, यानी ये पहाड़ों और पर्वतों पर रहा करते थे। यहाँ तक कि ये जो जनजाति हुआ करती थी ये मध्य प्रदेश के हर जिले में पाई जाती थी। वहां पे ऐसा कोई जिला नहीं था मध्य प्रदेश में जहाँ पे ये गौंड जनजाति ना पाई जाती हो। उनका इनका जो समूह था बहुत ज्यादा मजबूत था। मजबूत होने के कारण ये चारों तरफ मध्य प्रदेश में हर कोने में फैली हुई थी। ये पर्वतों और पहाड़ों के बदले ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, नर्मदा नदी जो बहती है उस नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा, ये दोनों किनारों पर अधिकतर रहा करती थी। अधिकतर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? नर्मदा नदी जा रही है इसके दोनों किनारों पर ये जनजाति निवास किया करती थी। अब जो ब्राह्मण होते थे, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जैसे माना जाता है कि जब दिल्ली की सल्तनत काल धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो उस टाइम पे वहां के जो बड़े जमींदार हुए थे वो इन कौन जनजातियों में भी बड़े जमींदार जो थे अपने आप को बड़ा समझते थे। वो छोटे जाति को और भी ज्यादा दबाव डालते थे। अब जैसे ये तीन भागों में बटा हुआ था। एक तो राजगौड़ में तीन जातियों में बड़ा हूं। ये जो गोंड जाति थी ये तीन जातियों में बटी हुई थी। नंबर 1 था राजगौड़, नंबर 2 था धूरगौड़,
नंबर 3 था मुड़िया या मड़िया। ये जो थे राजगोड़, ये बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, ये जमींदार हुआ करते थे। ये इनको बड़े भूस्वामियों को राजगोड़ की दर्जा दी गई थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन आया करते थे? व्यापारी, कृषिहर, व्यापारी आया करते थे, कृषक आया करते थे। वो धूर्गोड़ के अंतर्गत जो अपना कार्य कर कर अपना निर्वाह किया करते थे। और सबसे ज्यादा पिछड़ा जाति किसे बोला गया है? मुंडिया लोगों को। इन लोगों को कोई भी आरक्षण प्राप्त, इनको थोड़ा बहुत तो प्राप्त था और इनको भी उनसे कम ही प्राप्त था, और इनको तो 0% में प्राप्त था। इन लोगों का काम था खाली इन लोगों की बातों को मानना, उनके अधीन रहना, उनके अधीन रह के कार्य करना। ये इन लोगों पर अपना राज नहीं चला सकते थे। ये बेचारे जो थे ये अधिकतर खेतों में रहा करते थे और जंगलों में, जो जंगलों में रहा करते थे। एक जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा जाया ही करते थे, क्योंकि वहां से उन लोगों का, अगर इन लोगों का बस चलता है इनकी जमीनों पर हमें कब्जा करना है और वहां से इनको खदेड़ना है, तो वो इनको वहां से खदेड़ दिया करते थे। तो इनकी जो हालत थी बहुत ही दयनीय थी। अब इनका जो व्यवसाय हुआ वो भी ऊंच नीच के पद पे ही हुआ था। जैसे जो फर्स्ट थे वो थे ओझा। अब ये ओझा का काम क्या था? इन ओझा का काम था मूल मंत्र करना, तांत्रिक क्रियाएं करना। कौन सा काम करना? तांत्रिक क्रियाएं करना। पंडित बन के लोगों के घर पे जो जाते थे वो भी पंडित का भी औहदा, ये लोग वही कार्य ये लोग भी किया करते थे, तंत्र मंत्र किया करते थे लोगों को। आज भी बोला जाता है कि कुछ हो गया चलो ओझा के पास चलते हैं। आज के टाइम पे भी इन लोगों का यूज, इस वर्ड का यूज किया जा रहा है, ओझा। तो ये लोग आज भी विद्यमान है और आज भी ये लोग यही कार्य करते आ रहे हैं। नंबर 2 आ जाएगा अगरिया। अगरिया का कार्य था लोहे के औजार बनाना। यानी लोहारों को अगरिया कहा जाता था, जो कि लोहे के औजार बनाया करते थे। लोहे के जो भी पात्र वगैरह सामान जो भी बनाना काम था वो किनका था? अगरिया का था। अब थोड़ा सा है मुकदमा। मुकद्दम जो थे वो गांव के मुखिया को बोला जाता था। गांव के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता था। नंबर 4 आ जाएगा प्रधान। अब ये जो प्रधान है ये किनको बोला जाता था? पुजारी लोगों को। जो पुजारी हुआ करते थे, जो पूजा पाठ किया करते थे, जो अनुष्ठान करवाने लोगों के घर पे जाया करते थे, तो उनको प्रधान कहा जाता था। और जो बड़े ही हुआ करते थे उनको सोलाहस कहा जाता था। बड़े लोगों को सोलाहस कहा जाता था। तांत्रिक क्रिया को ओझा, अगरिया लोहा के पात्र बनाने वाले, मुकद्दम प्रधान, गांव के प्रधान हुआ, जो मुखिया हुआ करते थे उनको कहा जाता था। प्रधान किनको कहा जाता था? पुजारी जी को, सोलाहस बड़े वालों को कहा जाता था।
और सबसे फेमस था जो वहाँ की डांस किया करते थे जो समूह, वो तो उनका सबसे फेमस ही था। आदिवासी लोग सबसे ज्यादा डांस किया करते थे, तो उनको कोयला भूस्तीन के नाम से जाना जाते थे। किस नाम से? कोयला भूस्तीन। नाच गाने करने वाले। नाच गाना करने वाले को कोयला भूस्तीन कहा जाता था। ये जो वंश था वो पितात्मक था। ये जो वंश था पिता की ओर से चलता था, मातात्मक नहीं था, ये चीज भी ध्यान रख लेना। ये जो वंश था वो था पितृ सत्तात्मक। ये वंश था पितृ सत्तात्मक वंश। पिता की ओर से चलता था। अब बताया जाता है कि अगर है कि हम लोग शारीरिक विशेषताएं देखा जाए तो दिखने में कैसे थे ये लोग? इनका जो शरीर था वो कैसा था? फर्स्ट लिखिए, शरीर था गठीला। जो शरीर था वो था गठीला। सेकेंड, त्वचा और बालों, त्वचा और बालों का कलर जो था वो ब्लैक हुआ करता था, यानी काला हुआ करता था। और जो इनकी काटी थी, कद काटी थी, वो बहुत छोटी छोटी हुआ करते थे, ज्यादा लंबे नहीं हुआ करते थे। बाल का और बाल काले रंग के थे। दाढ़ी और मूछ बहुत कम हुआ करती थी इन लोगों के। बहुत कम हुआ करती थी। कद जो था छोटा था। इनका जो चेहरा था वो बहुत चौड़ा हुआ करता था, और जो नाक होती थी वो चिपटी हुआ करती थी, और जो होठ हुआ करते थे वो नेचुरली मोटे हुआ करते थे। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, स्पेशल हमारे एक्टर्स जो अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के चक्कर में सर्जरी करवा के अपने ओठों को उस कदर मोटा कर लेती है, तो उस टाइप से नहीं थे उन लोगों का। तो जो खूबसूरती के चक्कर में अपने आप को और भी ज्यादा बदसूरत बनाती जा रही है, तो उस टाइप से उन लोगों का नहीं था, वो नेचुरली था, वो खुदा का दिया हुआ था। तो इस तरह से उनका नाक नक्शा था। मुख चौड़ा था, नाक चपटी, जो होठ हुआ करते थे वो मोटे हुआ करते थे। अब वो किस तरह के वस्त्र उस टाइम पे धारण किया करते थे? जो मेन हुआ करते थे वो धोती पहनते थे। क्या पहनते थे पुरुष? धोती पहनते थे, वो भी हाफ धोती, घुटनों तक पहनते थे। कहां तक? हाफ, घुटनों तक। और अपने सर पे वो लोग सर पे वो लोग एक कॉटन का
बोले जाए गमछा, गमछा बोलते हैं ना, गमछा टाइप का रहता था, उसको हमेशा बांधे रहते थे। जैसे आजकल देखा जाता है हमारी वर्तमान में भी देखा जाता है कि काफी लोग जो है व्हाइट कलर का कॉटन का वो जो आता है गमछा टाइप का, उसको चाहे समर हो चाहे विंटर हो, दोनों सीजन में उसको बांध के चलते हैं। तो उस टाइम पे इन लोगों का भी वही था कि धोती घुटनों तक पहनते थे और सर पे अपने गमछा टाइप के उसको बांधे रहते थे हमेशा। और जो स्त्रियां थी, ये जो स्त्रियां थी, इनको आभूषण पहनने का शौक था। आभूषण पहनने का शौक था, गोदना गुदवाने का शौक था। आभूषण को पहनने का बहुत शौक रखा करती थी। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं, अगर मूवीज में या फिर सोशल मीडिया पे कि अफ्रीका जनजाति की हमें अभी भी वीडियोस दिखाई देती हैं कि वो जो है आभूषण में जैसे वो हार वगैरह पहनती हैं, वो हार स्पेशल हुआ करते हैं, वो लोग बनाती हैं वहीं की सीख से, वहाँ पे जैसे जिसमें से सॉरी समुद्रों में से उनको निकाला जाता है शीख वगैरह, तो उनसे वो लोग आभूषणों काट के बना के वो लोग गले में पहनती है, बहुत बहुत ही खुश होती हैं उसके साथ में। वो लोग सींग, कभी कभी जानवरों के सींग को भी आभूषण के तौर पे पहना करती हैं। तो रस्सियों को इस टाइप से यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सियों को वो लोग जड़ के बनाती हैं, इसमें दो यहाँ पे लोहे के चुल्ले टाइप के लगा देती हैं, उसके अंदर उस दोनों सींग को यहाँ से लटका देती हैं। तो इस तरह से उसको पहनती है। और अगर हम अफ्रीका के उसमें देखे जाए तो वो लोग एक छोटा सा या होंठ पे छेद करवाती हैं, उसमें छोटा सा पदार्थ पहले पहनेंगी, फिर थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, मतलब इतना टोटल इतना बड़ा वो लोग ढक्कन टाइप का पहनती हैं। तो वो जितना बड़ा जो पहनेंगे उसको उस जाति के अंदर उसको उतनी महानता दी जाएगी, उस स्त्री को उसको उतनी ही सम्मान के साथ, सम्मान भाव के साथ देखा जाता है, उसका वो उतना ही ऊंचा ओहदा दिया जाता है। यानी इन लोगों के कोई रस्म होती है ये। इनका जो जब विवाह होता है तो बहुत ही गौंड जाति का जब विवाह करवाए जाते थे, तो भाई बहन में विवाह नहीं होता था, इनमें भी बुआ और मामा में विवाह नहीं होता था। ये मतलब दूध के गोद को छोड़ दिया करते थे, उसके अलग शादी किया करते थे। तो जब विवाह हुआ करता था, तो जो पुरुष हुआ करता था, यानी जो वर हुआ करता था और वधु, अभी जो वर है वो वधु को, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कुछ देते हैं, तो इसमें उस टाइम इनकी जाति में क्या होता है, वर वधु को बेल का जोड़ा इस टाइप के क्या दिया करते हैं, उपहार दिया करते हैं, उपहार दिया करते हैं। और अगर ये उपहार देने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं कि वधु को उपहार दे सके, या फिर मतलब कि कई लोग बहुत ज्यादा गरीब होते थे तो उन लोगों के पास इतनी नहीं हुआ करती थी, तो ये जो वर थे ये क्या करते थे, वधु के घर पे जब तक उसके उपहार का उधार चुकता नहीं कर देते थे तब तक ये वहीं पर रहा करते थे। तो इन लोगों की शादियां उस टाइम इस टाइप से करवाई जाती थी, यानी जब तक ये उसका उधार चुकता नहीं करते थे जब तक ये वधु के घर पर ही रहा करते थे जो वर हुआ करते थे। और इनकी जब मृत्यु हो जाया करती थी तो मृत्यु में ये लोग जलाने का भी लोगों के उसमें था और दफनाने का, दोनों तरीका ये लोग अपनाते थे। और एक खाहुल वाला बहुत ही फेमस गीत है मृत्यु के टाइम पे, बहुत ही सब लोग एकजुट होकर के उसको गाया जाता है, वो उसको खाहुल वाला कहा जाता है। अगर हम देखा जाए तो ये लोग अब किस पे निर्भर रहा करते थे भोजन में, तो ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। और ये जंगलों से जड़े, फल फूल
पशुओं का शिकार, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के हुआ करते थे। जो गौण समुदाय के जो लोग हुआ करते थे वो खानाबदोश कहलाते थे। अब ये खानाबदोश किसे कहते हैं? खानाबदोश उन्हें कहा जाता है खानाबदोश उन्हें कहा जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं, यानी वो एक जगह टिकते नहीं रहते हैं। कभी भी ये जो गोंड जनजाति है एक साल तक एक ही वन प्रस्थ में एक जंगल में कभी नहीं रही। हमेशा ये अधिकतर कौन सी खेती पसंद किया करते थे? स्थानांतरित खेती। जिसको स्थानांतरित खेती बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे ये लोग। स्थानांतरित खेती किन्हें कहा जाता है? एक बहुत बड़ा जंगल होता है और जंगल में हर जगह जाहिर सी बात है घास पत्तियां वगैरह उगी रहती है। तो ये लोग क्या करते थे? वहां पे जाते थे, उन घास पत्तियों पर आग लगा देते थे। जब वो जल के पूरा झुलस जाते थे, वहां पर उनका राख बन जाता था। तो राख बनने से क्या होती थी? वहां की मिट्टी में उर्वरता आ जाती थी। अब जब वहां की मिट्टी में उर्वरता आ जाती थी तो उस राख के ऊपर डायरेक्ट ये लोग बीज बो के वहां पे क्या करते थे? फसलें उगा दिया करते थे। अब जब ये लोग फसलें उगा दिया करते थे तो वहां पे एक बार उगाएंगे, दूसरा सीजन उगाएंगे, तीसरा सीजन क्या होता था? उस मिट्टी की सारी उर्वरता खत्म हो जाती थी। तो भी ये वहां से वापस दूसरी जगह जाकर के यही कार्य किया करते थे। तो उसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरित खेती कहा जाता था। लेकिन गौड़ समुदाय के लोगों की ये आदत थी कि जिस जगह से वो लोग 2 या 3 साल बाद वहां पे वो फिर से आके वहीं पे वही कार्य, क्योंकि जब वहां से वो लोग उर्वरता खत्म हो जाती वहां से चले जाते थे तो जब बारिश हुआ करती थी तेज वर्षा के कारण फिर से वहां पे वो जमीन हरी भरी हो जाया करती थी। तो फिर से वहां पे आते थे और वही कार्य को दोहराते थे। तो इस प्रोग्रेस में उनको 1.5 से 2 साल का वेट किया जाता था, दूसरी जगह पे जाया करते थे। तो इस तरह से ये स्थानांतरित खेती को किया करते थे। अस्थानांतरित खेती जो होती है उन्हें इस जाति में बेबर बोला जाता था और जो सिंपल खेती किया करते थे उनको बारी बोला जाता था। और जो पर्वतों के ऊपर क्या करते थे, जो पर्वतवासी जहाँ पे पहाड़ों के ऊपर रहा करते थे वो पेंडा सॉरी पेड़ा पेड़ा नामक कृषि किया करते थे। और जो मैदानों में रहा करते थे वो दीपा नामक कृषि किया करते थे। तो ये 4 प्रकार की कृषि ये लोग उस टाइम पे किया करते थे। इसी गोंड जनजाति का एक बहुत ही फेमस समुदाय था, उसका नाम था कटगटंगा। गढ़कटंगा ये बहुत ही फेमस जनजाति थी उस टाइम पे। तो ये जो गढ़कटंगा वहां पे समुदाय बटे हुए थे। अब मैंने पहले क्या बताया था, गोंड जनजाति में जो समुदाय तो सबसे ज्यादा मजबूत होने से सबसे बड़ी समुदाय कहलाती है। तो इसमें जो समुदाय में बटे होते थे ये जो सदस्य, तो इनमें हर एक समुदाय में एक राजा हुआ करता था। तो वो राजा उन सब चारों का सुविचार किया करता था, उन सबको बताया करता था। तो उसमें एक गढ़कटंगा नाम का एक समुदाय था जो बहुत ही प्रसिद्ध था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था अमनदास।
अब अमनदास था, बहुत अच्छा राजघराना था इन लोगों का। अब राजघराना होने की वजह से ये लोग क्या चाहते थे कि अब हमें राजपूताना हमें जनजाति नहीं कहलाना, हमें जातियों में आना है, हमें बड़ी कास्ट में आना है, तो अपना आपको राजपूताना कहलाने में लगे रहे। तो इनका अमनदास के पुत्र थे दलपत। दलपत ने क्या किया, राजपूतों की पुत्री थी दुर्गावती से उन्होंने क्या किया, रिहा कर दिया। दलपत राव की जो राजपूतों के राजा थे सालवाहन, उनकी पुत्री थी दुर्गावती जो थी उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। अब दलपत की बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने की वजह से दुर्गावती हिम्मत नहीं हारती है। इसका एक 5 साल का पुत्र होता है जिसका नाम होता है वीर नारायण। 5 साल का पुत्र होता है वीर नारायण, तो उसको शासक घोषित करने कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है इसके राजगद्दी को मैं खुद संभालूंगी, ये दुर्गावती ने ऐलान कर दिया। तब उस टाइम पे क्या हुआ, मुगलों का शासन था और मुगलों के शासन में से आसफ खान उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। अब गढ़ कटंगा पर हमला करने के बाद क्या हुआ, दुर्गावती खूब लड़ी, वो बहुत साहसी थी, बहुत योग्य थी। वो खूब लड़ते लड़ते जब वो हार गई तो वहां से आदेश आया कि अपने आप को हमारे हवाले समर्पित कर दो। तो वो अपने आप को उसने समर्पण करने के बजाय उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो एक बहुत ही योग्य नारी थी, इसलिए उन्होंने बोला मैं अपने आप को समर्पण नहीं करूंगी। इसलिए उन्होंने अपना वध कर लिया और इस युद्ध में लड़ते लड़ते उनका पुत्र का भी वध हो गया। जब उनके पुत्र का भी वध हो गया तो उसका शासक कोई नहीं रह गया। तो आसिफ ने उस टाइम पे क्या किया था, उस टाइम पे आसिफ ने वहां पर जाकर वहां का शासक उसके चाचा चंदेल शाह को वहां का शासक घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से ये जो गोंड जनजाति थी ये उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी। तो इसके जो समुदाय थे वो बहुत इकट्ठा और मजबूत होकर के कार्य किया करते थे। तो धीरे धीरे इस तरह से ये जनजाति भी अपने आप को ऊंचे घरानों में शामिल करने लग गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बेल आइकन जरूर से दबाएं।